हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट हीट कैपेसिटीज़ के बारे में। हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा था, इसके अलावा हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था और फिर मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो क्या होता है इनका फॉर्मूला? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम क्या बोलते हैं? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं, क्यू। ठीक है, और क्यू का फॉर्मूला होता है सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, और उसके लिए क्या फॉर्मूला था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम मास के लिए, किसके लिए? 1 ग्राम मास के लिए जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो हीट देनी पड़ेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन होती है, ठीक है ना, जबकि हीट कैपेसिटी आपके किसी भी मास के लिए डिफाइन होगी। ठीक है, तो क्यू, इसके लिए वैल्यू क्या होती है? एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से और हीट कैपेसिटी को हम सी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और बात की थी, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 मोल सब्सटेंस के लिए, ठीक है, जो हीट होती है, सप्लाई हमें करनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। तो Q इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे? Cm। ठीक है, डेल्टा T, NCm डेल्टा T। जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ये भी आपके 2 टाइप की हमने डिफाइन की थी, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और दूसरी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हो तो उसका वैल्यू क्या होती है? N Cp, कांस्टेंट प्रेशर पर, डेल्टा टी। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो तो N Cv डेल्टा टी होती है। क्लियर? बाद में हमने पढ़ा था Cp और Cv में रिलेशन, Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है आपका R, या फिर Cp इक्वल टू क्या होता है? Cv प्लस R। क्लियर है? इसके अलावा हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, दैट इज गामा। गामा इक्वल टू Cp डिवाइड बाई Cv होता है। ठीक है, और हम Cp और Cv को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने बात की थी कि अगर हमें Cp और Cv को कैलकुलेट करना है तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज F। डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज F 3 टाइप की होती है आपकी। एक होती है ट्रांसलेशनल, एक होती है आपकी रोटेशनल, और एक होती है आपकी वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में कभी भी वाइब्रेशन के बारे में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको उसको बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल ही मानना है। ठीक है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, यही अपने को काम में लेना है, और उन दोनों का एडिशन क्या होता है? आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, हमने बात की थी आपके मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं FT, उसकी वैल्यू होती है आपके पास 3। ठीक है, क्योंकि 3 ही एक्सिस है अपने पास X Y Z, जहाँ पर आपका जो भी मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, वो क्या कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रोटेशनल की, FT होती है 3। और रोटेशनल की अगर हम बात करें तो सिंगल मॉलिक्यूल है, वो किसी के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या कंसिडर किया था? 0। क्लियर है? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी इसमें से? FT प्लस FR दैट इज 3। क्लियर है? और बाद में हमने CV निकाला था। CV इक्वल टू क्या होता है? FR/2 दैट इज 3R/2। और CP क्या होता है? CP इक्वल टू, ये भी हमने लिखा अभी, CV प्लस R, 3R/2 प्लस R दैट इज 5R/2। और गामा की वैल्यू हमने निकाली दैट इज 5/3। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिफाइन कर दिया था। आज हम आगे बात करते हैं और हम निकालते हैं आपके डाई एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक मतलब हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, इस टाइप की जो सिंगल आइटम वाली नोबल गैसेस होती हैं। डाई एटॉमिक मतलब H2 है, O2 है, N2 है, इस टाइप की जो गैसेस हैं उनके लिए हम डिफाइन करते हैं कि कैसे हम CP/CV को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट हमने मोनोटॉमिक देख लिया, सेकंड है आपका डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक गैस के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, डाईएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए,
तो देखिए, अगर हम डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो सबसे पहले वही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं एफ। तो सबसे पहले एफ टी ट्रांसलेशनल, तो 3 ही एक्सेस होती है ट्रांसलेशनल में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आएगी, 3 ही आएगी डाई एटॉमिक गैस के लिए भी, ठीक है। इवन सभी के लिए जितनी भी है आपकी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, सबके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 ही होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, या तो एक्स या वाई या फिर जेड, ठीक है। रोटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एफ आर। देखिए, अगर हम रोटेशन के बारे में बात करें तो ये आपका हो गया, मान लीजिए डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O2N2, ठीक है। डायटोमिक मीन्स H2O2N2, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आपका डायटोमिक, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कोई कंसिडर नहीं करते हैं कि HH में सिंगल बॉन्ड है, OO में डबल बॉन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अगर हम एक्सिस की बात करें तो मान लीजिए ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस। तो एक आपकी क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, और एक क्या हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस, क्लियर है। अब अगर हम रोटेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस पे ये दोनों एटम्स जो दोनों आपके गैस मॉलिक्यूल्स है वो दोनों प्रेजेंट है, तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तो ये दोनों एटम्स रोटेट नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ओनली स्पिन कर पाएंगे। तो इसके एक्स एक्सिस के अबाउट तो हम इसका रोटेशन 0 मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई रोटेशन नहीं होगा। वाई एक्सिस के अगर बारे में बात करें तो वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में ये जो एटम है ये आपका रोटेट करेगा, क्लियर है, तो वहाँ पे हम रोटेशन काउंट करेंगे। सेम इसी तरह से अगर हम जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस पे भी ये एटम है और उसके अबाउट भी आपका ये एटम रोटेट करेगा। तो वाई और जेड एक्सिस पे एटम रोटेट करेगा, लेकिन एक्सिस पे के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक तो वाई वाली होगी और एक कौन सी होगी, जेड वाली, तो 2 को हम कंसिडर करेंगे। तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी होगी, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ दैट इज एफ टी प्लस एफ आर, 3 + 2 दैट इज 5, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सी वी क्या होता है, एफ आर बाई 2, ठीक है, एफ आर बाई 2, एफ कितना है 5, तो 5 आर बाई 2 हो गया। सीपी की बात करें 5 आर बाई 2 प्लस आर दैट इज 7 आर बाई 2, 7 आर बाई 2, और गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी दैट इज 7 बाई 5, क्लियर है, ये हो गया गामा की वैल्यू, क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या निकाल सकते हैं, सीपी और सीवी की वैल्यू, ठीक है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, आंसर रटना है तो ठीक है, नहीं रटना है तो एक बार समझ लीजिए, ताकि कभी भी आप क्या कर सको, निकाल सको, बना सको एग्जाम में, ठीक है ना। रटने से क्या होता है, भूल जाता है, समझ के करोगे तो आपको ध्यान रहेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट डाई एटॉमिक के बाद ट्राई एटॉमिक, और वो भी कौन सी, लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए अगर हम बात करें, ठीक है। तो देखिए, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस जैसे मान लीजिए CO2 है, ठीक है, उसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए, इस C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है, चलिए इसको मैं नीचे मानता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं FT के लिए, FT तो फिक्स है, 3 होगी सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे F रोटेशनल के लिए, ठीक है। तो देखिए, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करें तो देखिए, ये तो होगी मेरे आपके कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कार्बन के अबाउट होगी आपकी वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, सारे एटम्स जो भी हैं, ऑक्सीजन दोनों और कार्बन, ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसके अबाउट रोटेशन नहीं होगा, क्लियर है। वाई एक्सिस के अबाउट दोनों ऑक्सीजन का रोटेशन होगा, और जेड एक्सिस के अबाउट भी दोनों
ऑक्सीजन का क्या होगा, रोटेशन होगा। तो दोनों को हम कंसिडर करेंगे, वाई और जेड के अबाउट क्या होगा, रोटेशन होगा। तो दो आपके पास क्या हो जाएगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एफ टी टोटल अगर हम निकालें डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास, 3+2 दैट इज 5। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3+2 सी वी की वैल्यू कितनी होगी, एफ आर बाई टू, एफ कितना है टोटल 5r/2, सी पी 7r/2, गामा 7/5, 7/5। तो देखिए ये और ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब आप एक डायटोमिक गैस के लिए बात करो या फिर ट्राइएटोमिक लीनियर गैस के लिए बात करो, गामा की वैल्यू सेम होती है, सीपी सीवी की वैल्यू भी क्या होती है आपकी, सेम होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है। क्लियर है। चलिए, तो ये हुआ आपके ट्राइएटोमिक लीनियर गैस के लिए। अगर हम बात करें ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर गैस के लिए तो क्या होगा, चलिए उसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर गैस के लिए। ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर गैस, ठीक है। नॉन लीनियर जैसे ट्राइएटोमिक मतलब जिसमें 3 एटम हो टोटल, जैसे SO2 है, लीनियर नहीं होता इसका स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है ना। FT ट्रांसलेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो वो तो 3 ही आएगी आपके पास। ठीक है। रोटेशनल की बात करें FR, देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, बेंट स्ट्रक्चर होती है SO2 की। ठीक है, आई होप ये पता होगा आपको। चलिए यहाँ अगर हम बात करें तो सल्फर के एक्सिस से अगर हम बात करें तो ये एक एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये आपकी हो गई जेड एक्सिस। ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम करेंगे तो ये दोनों ऑक्सीजन आपके फ्री हैं, रोटेट करेंगे। वाई एक्सिस को भी से भी कंसिडर करेंगे तो दोनों ऑक्सीजन फ्री हैं, रोटेट करेंगे। जेड एक्सिस पे करेंगे तो भी ये ऑक्सीजन आपका क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे तीनों एटम्स जो है अलग अलग आपके एक्सिस के ऊपर नहीं है, तीनों सेम एक्सिस पे नहीं है, तीनों डिफरेंट है, तो तीनों कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 3 होगी। अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, डिग्री ऑफ फ्रीडम F टोटल कितनी हो जाएगी, 3+3 दैट इज 6। ध्यान रखिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यहाँ कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, उसको हम कंसिडर करते भी नहीं, ना आपके कभी एग्जाम में पूछा जाएगा उसके बारे में। हाँ, आप कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो हो सकता है आपको मिल जाए कि जिसने कंसिडर किया हो, वो अलग बात है। बाकी मेन एग्जाम में कभी भी आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्टिव मान के क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए इसलिए आपको उसको कंसिडर भी नहीं करना है। CV की अगर हम बात करें FR/2 दैट इज 6R/2 मतलब 3R, 6R/2 दैट इज 3R। CP 3R + R दैट इज 4R। गामा की वैल्यू CP डिवाइड बाई CV दैट इज 4/3। क्लियर है, सिंपल है। एक बार बस आपने समझ लिया तो फिर आपको इसको याद करने की, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्राई एटॉमिक हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉली एटॉमिक, जिसमें 3 से ज़्यादा क्या हो, एटम्स हो आपके पास। पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक केस के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, पॉली एटॉमिक जैसे CH4 हो गया, SO3 हो गया, ये जो होती है। ठीक है, जिसमें 3 से ज़्यादा क्या हो, एटम्स प्रेजेंट हो। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो तो आपके पास 3 ही रहेगी, हमेशा फिक्स ही है। ठीक है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो देखिए
जैसे अगर हम मेथेन लेते हैं सी एच 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 CH4 का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी और यहाँ आपकी जेड एक्सिस होगी। यहाँ आप फिर से देखोगे तो जितने भी एटम्स हैं सभी एक एक्सिस पे नहीं है, इसका मतलब सभी के अबाउट क्या होगा, रोटेशन होगा। एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होगा, वाई से भी रोटेशन होगा और जेड से भी क्या होगा, आपका रोटेशन होगा, ठीक है, दूसरे एटम्स का। तो यहाँ पे तीनों को हम कंसीडर करेंगे और एफ आर की वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कितनी हो जाएगी, 3 + 3 दैट इज 6 हो जाएगी। यहाँ अगर हम बात करें इसके बाद सी वी FR/2 दैट इज 6R/2 दैट इज 3R, CP दैट इज 4R और गामा इक्वल टू 4/3। ये तो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, किसकी तरह, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए। तो ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस हो या फिर पॉली एटॉमिक गैस हो, दोनों के लिए CP CV की वैल्यू सेम, गामा की वैल्यू सेम, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या है आपके, सेम है। क्लियर है। तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही, इसको आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्लियर है, ये इन वैल्यूज़ को, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर क्या करते हैं हम इसको एक चार्ट फॉर्म में समरी बना लेते हैं ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे। इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए इसको एक बार हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आपको बार बार इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पे तो हम गैस लेते हैं आपकी, कौन सी है, मोनोएटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, मोनोएटॉमिक, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहीं पे हम कंसिडर कर लेंगे CV CP और गामा, गामा क्या होगा, CP/CV, ठीक है। चलिए मोनोएटॉमिक के लिए अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F की टोटल वैल्यू बतानी है आपको। F की टोटल वैल्यू कितनी होती है, देखिए मोनोएटॉमिक है, F की टोटल वैल्यू 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। तीनों क्या होगी आपकी, ट्रांसलेशनल होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वाइब्रेशनल और आपकी जो है रोटेशनल वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो टोटल हो गई 3। CV की बात करेंगे तो 3R/2, CP 5R/2 और गामा हो जाएगा आपके पास 5/3 दैट इज अराउंड 1.66 या 1.67। क्लियर। ये हुआ मोनोएटॉमिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डायटोमिक के लिए। डायटोमिक गैस के लिए अगर हम बात करें F की वैल्यू, डायटोमिक के लिए क्या होती है, F की वैल्यू टोटल आपको बतानी कितनी होती है, 3 तो आपके पास होती है ट्रांसलेशनल, ठीक है। इसके अलावा डायटोमिक के लिए हमने बात की थी, डायटोमिक जैसे N2 H2O2, ठीक है ना। तो उसके लिए आपकी रोटेशनल की वैल्यू कितनी होती है, एक्स एक्सिस को नेग्लेक्ट करते हैं हम, ठीक है, लेकिन वाई और जेड को कंसिडर करते हैं। तो 5, 3 + 2 दैट इज 5। CV की वैल्यू 5R/2, CP की वैल्यू 7R/2 और गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/5 दैट इज 1.4। क्लियर है। चलिए जो डायटोमिक के लिए होता है वही सेम किसके लिए होता है आपके पास, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं और ट्राई एटॉमिक लीनियर, उसके लिए भी आपकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस। इसके लिए F की वैल्यू कितनी होती है, 3 तो आपकी ट्रांसलेशनल होती है और 3 ही क्या होती है आपकी
रोटेशनल होती है। तो 3 + 3 दैट इज 6, ठीक है। सी वी हो जाएगा 6r/2 दैट इज 3r, सी पी हो जाएगा 4r, और गामा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 दैट इज 1.33, ठीक है। और जो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए होता है वैल्यू, वही किसके लिए होती है आपकी पॉली एटॉमिक गैस के लिए होती है, सेम वैल्यू। क्लियर है? तो देखिए ये जो आपका समरी है, बस यही आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ एक चीज आपने नोटिस की होगी, ठीक है ना, कि जैसे जैसे आपकी एटॉमिसिटी बढ़ती जा रही है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे गामा की वैल्यू क्या होती जा रही है आपकी, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ आप नोट डाल के लिख सकते हो, as the number of atoms, that is atomicity, increases, the value of gamma decreases। गामा की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है? चलिए, ये तो थी आपकी बात सीपी, सीवी और गामा की। कब? जब हम केवल और केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे कोर्स में भी नहीं है और ना ही कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर मान लो कहीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर उसको इंक्लूड किया गया है या एक्टिव किया गया है किसी क्वेश्चन में तो उसे हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बार आप इसे याद नोट कीजिए, और यही इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद रखना है, ठीक है। वाइब्रेशन वाले को सीखना है, बस उसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आएगा तब आप कर लेना उसको, जो सीखा हुआ उसके हिसाब से, बाकी याद केवल आपको इसी को रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कंसीडर करें और उसको हम एक्टिव माने, ठीक है, तो हम कैसे सीपी और सीवी की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, हो सकता है कहीं आपके काम में आ जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हेन वाइब्रेशनल मोड is considered to be active, considered to be active, वाइब्रेशनल मोड को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, एक्टिव कंसिडर करते हैं तो क्या होता है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें वाइब्रेशनल मोड के लिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज एफ, जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं 3n से, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 3n के इक्वल होती है। यहाँ n क्या होता है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे मोनो एटॉमिक है तो उसके लिए n की वैल्यू हो गई 1, डायटोमिक है n की वैल्यू हो गई 2, ट्राई एटॉमिक है n की वैल्यू हो गई 3, ठीक है ना। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है कितनी, 3 है, ठीक है। हम इसमें से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, एफ वी की, वाइब्रेशनल की। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है 3n की वैल्यू क्या होती है, उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एफ वी आपको निकालना है तो किसके इक्वल होगा, 3n माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक लॉ काम में लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ
इक्वी पार्टीशन, ठीक है। लॉ ऑफ क्या बोलते हैं आपको, इक्वी पार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि आपके किसी भी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो तीनों हैं आपकी, उनमें क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, काइनेटिक एनर्जी is equally distributed. According to this law, the kinetic energy is equally distributed in between the all degree of freedom, ठीक है। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, इक्वली पार्टीशन में, ठीक है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी बात करें एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए आपकी काइनेटिक एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन लिया जाता है वो लिया जाता है हाफ के.टी. किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूशन माना जाता है, हाफ के.टी. का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के.टी. का क्या है, कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाता है उसके लिए, ठीक है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम consider half kT contribution in the kinetic energy and R/2 contribution in CV, ठीक है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के.टी. का कंट्रीब्यूशन करता है और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और सीवी के अंदर R/2 का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। अब ये आपके पास ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंसिडर करता है, हाफ के.टी. का कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब जैसे आपके पास अगर मोनोएटॉमिक की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ के.टी. तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 3/2 के.टी. 3 इंटू हाफ, दैट इज 3/2 के.टी. ठीक है ना। सेम उसी तरीके से आपका रोटेशनल में होगा और वो होगा आपके वाइब्रेशनल में, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, किसके लिए अगर हम बात करें, आपके ट्रांसलेशनल के लिए अगर हम बात करें, एक तो होती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक होती है आपके पास रोटेशनल, और एक होती है आपके पास वाइब्रेशनल, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन इन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसलेशनल में हाफ के.टी. का कंट्रीब्यूशन करता है। रोटेशनल में भी कितना कंट्रीब्यूशन होगा, हाफ के.टी. लेकिन जो आपके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना कंट्रीब्यूशन करती है, के.टी. कितना, के.टी. वहीं अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन इन सीवी, कंट्रीब्यूशन इन सीवी, ट्रांसलेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना कंट्रीब्यूशन था, R/2। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रोटेशनल में कितना होता है, R/2, और वाइब्रेशनल में कितना होता है, R। कितना कंट्रीब्यूशन होता है वाइब्रेशनल में, R, मतलब डबल
कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए अगर हम बात करें किसके लिए, इसके लिए वाइब्रेशन के, कि वहाँ पर डबल क्यों हो रहा है। देखिए वाइब्रेशन में होता क्या है, ये मीन पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ से इस तरफ मूव करेगा आपका मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर से क्या होगा, वापस यहाँ पर मूव करेगा। क्या ये आपका एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है? नहीं हुआ है। अब क्या करेगा, ये फिर से यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आपके यहाँ पर आएगा। मतलब पहले यहाँ गया, यहाँ से फिर वापस यहाँ आया, फिर यहाँ गया वापस, और फिर वापस यहाँ से यहाँ पे फिर आया। तब जाके क्या होता है, आपका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। जब ये यहाँ पर होता है, इस पोजीशन पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर से जब वापस यहाँ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पे दो बार चेंजेस हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल से काइनेटिक, फिर से काइनेटिक से पोटेंशियल, और फिर पोटेंशियल से काइनेटिक। तो दो बार चेंजेस हो रहे हैं। तो दो बार क्या हो रहा है, उसका रोटेशन हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं, वाइब्रेशन और काइनेटिक एनर्जी को, मतलब वाइब्रेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना कंसिडर करते हैं, डबल कंसिडर करते हैं। दैट इज आर सीवी में कंट्रीब्यूशन होगा, और काइनेटिक एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा आपका, के टी, जस्ट डबल कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। हमने सीवी का फॉर्मूला पढ़ा था, सीवी का फॉर्मूला हमने लिखा था F इंटू R/2, ठीक है। ये तभी वैलिड है आपका जब आप केवल और केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करते हो, कंसिडर करते हो। लेकिन अगर आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी कंसिडर करोगे तब आप उसको भी ऐड करना पड़ेगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम FV जो भी है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है सीवी में, R। तो ये होता है आपके पास सीवी का फॉर्मूला जब आप किसको कंसिडर करते हो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक सबके लिए फिर से क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर से सीपी और सीवी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तब आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके उनके लिए बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए ये जो लो वो है, ये आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए था। ये कंट्रीब्यूशन भले ध्यान रख लेना, हमारे काम में केवल यही चीज़ आएगी, ठीक है ना। सीवी का जो कंट्रीब्यूशन है, एनर्जी का हमारे काम में नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्लियर है। तो देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक मतलब एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। क्लियर है। और मैंने आपको बताया कि टोटल वाइब्रेशन, आपकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है कितनी होती है आपके पास, 3n, दैट इज 3। ये क्या होगी आपके पास, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो किसके इक्वल होती है, 3n के इक्वल, ठीक है। तो 3 इंटू 1 दैट इज 3, ठीक है। तो अब टोटल है, टोटल में से आपके पास ट्रांसलेशनल भी रहेगी और रोटेशनल भी रहेगी और वाइब्रेशनल भी रहेगी, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 होती है। अब देखिए टोटल 3 है, जिसमें से तीनों क्या है, ट्रांसलेशनल है, तो बची हुई 2 रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या होगी आपके पास, 0 ही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीवी के लिए, सीवी क्या होता है, FR/2, और क्योंकि वाइब्रेशनल तो है ही नहीं, 0 है, तो सिंपल आप नॉर्मल वाला टर्म काम में ले लीजिए, FR/2 मतलब 3R/2, ठीक है। CV प्लस R दैट इज 5R/2, और गामा की वैल्यू CP/CV दैट इज 5/3। तो यहाँ पर तो आपका सेम ही रहेगा, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं वही, कोई चेंजेस इसमें नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें डायटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए अगर हम बात करें, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 2 दैट इज 6 टोटल हो जाएगी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें से आपके पास अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल, वो कितनी होगी आपके पास 3 होती है वो तो। नेक्स्ट हम बात करें अगर रोटेशनल की, वो कितनी होती है आपके पास 2 होती है। तो बची हुई एक क्या रहेगी आपके पास वाइब्रेशनल, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, क्लियर है। वाइब्रेशनल के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस हिसाब से निकालनी है। ये दो तो आप निकाल लोगे, 3n में से इसको माइनस कर देना इन दोनों को, ठीक है। अगर हम बात करें CV के लिए, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लेते हैं हम R/2, तो 3 इंटू R/2 ये हो गया, प्लस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, तो 2 इंटू R/2 प्लस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम कितना लेते हैं R लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से CV की वैल्यू आती है 3R 2R 2R 7R/2, 7R/2। CP की वैल्यू 9R/2 और गामा की वैल्यू 9/7, क्लियर। इस तरह से हमें CP CV की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें निकालना है। देखो वैल्यू निकालना सीखना है आपको, ये वैल्यू कभी भी याद रखने की कोशिश मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना ये वैल्यू कभी काम में आएगी आपके। हाँ कभी बाई चांस 0.0001% चांसेस है कि इसके बारे में पूछ ले, तो पूछ ले तो हम कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए आपको, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हाँ भाई गामा की वैल्यू ये है, CP की वैल्यू ये है, CV की वैल्यू ये है, ठीक है ना। आपको निकालना ही है, याद नहीं रखनी, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। अभी आपके सामने निकालूंगा मैं भी। अगर मैं ट्राई एटॉमिक के लिए बात करूँ, ट्राई एटॉमिक के लिए लीनियर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, n की वैल्यू हो गई आपके पास 3, ठीक है। ट्राई एटॉमिक फिर पोली एटॉमिक जितना भी अगर सब n के हिसाब से निकाल लो ये, ठीक है ना। इसके लिए टोटल वैल्यू हो जाएगी 9 3n, ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें से आपकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगी और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी आपके पास 9 - 5 दैट इज 4, ठीक है। यहाँ से आप CV निकालिए, 3 इंटू 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन R/2 प्लस 2 इंटू 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन R/2 प्लस 4 और सिंगल का कॉन्ट्रीब्यूशन वाइब्रेशनल के लिए R 4R। तो देखिए CV इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 3 + 2 5 और 8 13R/2। CP क्या हो जाएगा आपके पास 15R/2 और गामा की वैल्यू हो जाएगी 15/13, ठीक है ना। इसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है और CP CV गामा की वैल्यू निकालनी है। ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए हो, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए हो या फिर पोली एटॉमिक के लिए, सेम इसी तरीके से आपको निकालनी है, ठीक है ना। आगे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, यहीं तक मैंने आपको समझाना था, समझा दिया मैंने। इसी तरह से आपको निकालना, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। आपके जो सिलेबस में है, जो पुरानी वैल्यू मैंने बनाई थी टेबल फॉर्म में वही है और उसी को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, अबाउट हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की, मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए, कैसे हम CP CV की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोड भी एक्टिव हो जाए, क्वेश्चन में दे दे, तो हम कैसे CP CV और गामा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आपको केवल विदाउट वाइब्रेशन वाली वैल्यू ही ध्यान रखनी है और कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।